यूरोपीय संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध एक ऐसा साहसी निर्णय लिया जिसकी किसी ने स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। वॉशिंगटन जिस समझौते को पिछले 2.5 दशकों से अपना मुख्य लक्ष्य मान रहा था, उसे आकस्मिक रूप से स्थगित कर दिया गया। इस घोषणा ने अमेरिकी प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी। प्रेसिडेंट ट्रंप के दृष्टिकोण में यह केवल एक व्यापारिक संधि का टूटना नहीं था, अपितु उनकी वैश्विक रणनीति और प्रभाव को दी गई एक सीधी ललकार थी। इस संपूर्ण विवाद की जड़ें स्विट्जरलैंड के दावोस शहर से जुड़ी हैं। यह वही स्थान है जहां प्रतिवर्ष संसार के सर्वाधिक प्रभावशाली राजनेता मंथन हेतु एकत्र होते हैं। हिमपात से ढके पर्वत, भव्य अट्टालिकाएं और उनके भीतर चलती कूटनीतिक बिसात की लड़ाई। इस बार के दावोस सम्मेलन में केवल वातावरण ही शीतल नहीं था, बल्कि कूटनीतिक संबंधों में भी अत्यधिक कड़ीड़ीचवाहट और दूरियां दिखाई दीं। विश्व आर्थिक मंच के इस अधिवेशन में यूरोपीय प्रतिनिधियों का व्यवहार पूर्व की तुलना में पूर्णतः परिवर्तित था। सामान्यतः अमेरिका के प्रति विनम्र रहने वाला यूरोप इस बार अत्यंत आक्रामक मुद्रा में दिखाई दिया। ट्रंप की सीमा, शुल्क नीति, ग्रीनलैंड पर उनकी टिप्पणी और अमेरिका फर्स्ट की विचारधारा, इन तीनों विषयों पर यूरोप ने अपनी तीव्र विमति प्रकट की। मुख्य प्रकरण पर चर्चा करने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। यदि आप अपने राष्ट्र से स्नेह करते हैं और भारत के गौरव के प्रति समर्पित हैं, तो इस चलचित्र को अवश्य पसंद करें। हमारे इस चैनल की सदस्यता ग्रहण करें, सूचना घंटी को सक्रिय करें और टिप्पणी अनुभाग में वंदे मातरम अथवा जय हिंद अवश्य लिखें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने मित्रों और सोशल मीडिया समूहों में साझा करें। यह आधुनिक युग में अपनी राष्ट्रभक्ति व्यक्त करने का एक सरल माध्यम है। यूरोपीय प्रशासकों का मत था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब एक मित्र के बजाय केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले एक बादाता दाबांग खिलाड़ी के समान व्यवहार कर रहा है। विशेष रूप से व्यापारिक करों को शस्त्र बनाकर अपनी बातें थोपने की अमेरिकी चेष्टा यूरोप को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं थी। किंतु वास्तविक नाटकीय मुद्दा तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप स्वयं उस मंच पर उपस्थित हुए। ट्रंप अपनी आत्ममुग्धता और प्रखर वक्तृत्व शैली हेतु विख्यात हैं। उन्होंने भी मंच से किसी को नहीं बख्शा। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, प्रत्येक राष्ट्र पर उन्होंने तीखे कटाक्ष किए। ट्रंप को लगा कि वे सदैव की भांति परिस्थितियों को अपने प्रभाव में ले लेंगे, परंतु इस अवसर पर घटनाक्रम कुछ भिन्न था। पहली बार ट्रंप के अहंकार के सम्मुख यूरोप का स्वाभिमान डटकर खड़ीड़ीचा था। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का द्वार अत्यंत तीव्र हो गया। वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया कि उपस्थित सभी लोगों की नजरें एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं पर टिक गई थीं। ट्रंप का संबोधन समाप्त हुआ और सबको लगा कि अब उत्तेजना शांत हो जाएगी, परंतु तभी यूरोप ने एक ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाया जिससे समूचा समीकरण ही बदल गया। यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के प्रमुख जनमाध्यमों के समक्ष आए और स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के मध्य होने वाली व्यापारिक संधि पर अभी रोक लगा दी गई है। उन्होंने अत्यंत कड़ीड़ीचे शब्दों में कहा कि यह समझौता अब पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है। न तो अब कोई वार्ता होगी और न ही कोई अग्रिम कार्रवाई। इसका कारण भी सार्वजनिक रूप से साझा किया गया। यूरोप का आरोप था कि राष्ट्रपति ट्रंप व्यापारिक शुल्कों को एक दबावकारी उपकरण के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। विशेषकर ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों ने आपसी विश्वास को खंडित कर दिया है। यूरोप का तर्क था कि जब तक डराने धमकाने का यह क्रम समाप्त नहीं होता, तब तक किसी भी समझौते की संभावना शून्य है। यह बयान जारी होते ही अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। अब यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह कौन सी महत्वपूर्ण संधि थी जिसे विराम दिया गया। वास्तव में यह डोनाल्ड ट्रंप की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इस डील की रूपरेखा स्कॉटलैंड स्थित ट्रंप के प्रसिद्ध टर्नबेरी गोल्फ रिजॉर्ट में निर्मित की गई थी। इसी कारण इसे टर्नबेरी डील के नाम से भी जाना जाता था। इस समझौते का ध्येय अमेरिका और यूरोप के बीच मोटर गाड़ियों पर लगने वाले कर को न्यूनतम करना था। साथ ही चीन के विरुद्ध एक सुदृढ़ आर्थिक गठबंधन तैयार करना और तकनीक के क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाना इसका लक्ष्य था। ट्रंप इसे अपनी कूटनीतिक विजय मान रहे थे, किंतु ग्रीनलैंड का विषय इस डील के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बन गया। यूरोप के दृष्टिकोण में ग्रीनलैंड केवल हिम से आच्छादित भूभाग नहीं है, यह उनकी स्वायत्तता, सुरक्षा और गौरव से जुड़ा एक संवेदनशील प्रश्न है। यूरोप को यह आशंका थी कि यदि आज ग्रीनलैंड पर विवश किया गया तो भविष्य में किसी अन्य क्षेत्र पर भी ऐसा ही दबाव बनाया जाएगा। यहीं से सारा खेल पलट गया। यूरोप ने स्पष्ट कर दिया कि वह तानाशाही वाली राजनीति को सहन नहीं करेगा। उत्तर में ट्रंप ने भी कोई नरमी नहीं बरती।
उन्होंने एक नई समय सीमा का अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने घोषित किया कि 1 फरवरी से डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे मुल्कों पर 10% अतिरिक्त सीमा शुल्क आरोपित किया जाएगा और यदि जून तक ग्रीनलैंड विषय पर कोई सहमति नहीं बनी तो इस शुल्क को बढ़ाकर 25% कर दिया जा सकता है। अब यह विवाद केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, यह एक प्रत्यक्ष आर्थिक युद्ध का रूप ले चुका था। दोनों ओर से चेतावनियों और प्रतिरोधात्मक कार्रवाइयों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इसी मध्य ट्रंप ने उस मंच से एक ऐसा वक्तव्य दिया जिसने समूचे यूरोप को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका का सहयोग नहीं होता तो वर्तमान में यूरोप के अनेक देशों में जर्मन भाषा का आधिपत्य होता। यह टिप्पणी उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में की थी। कल्पना कीजिए, संसार के सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक मंच पर यदि ऐसा विवादित बयान दिया जाए तो वहां का परिवेश कैसा होगा। दावोस के उस सभागार में अचानक गहरा सन्नाटा पसर गया। यूरोपीय प्रतिनिधि अपनी सीटों पर बैठे बैठे किंकर्तव्य विमूढ़ रह गए। किसी के पास तत्काल प्रत्युत्तर देने हेतु शब्द शेष नहीं थे। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेयर लेयन भी कुछ क्षणों के लिए मौन रह गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस एक वाक्य ने पूरे हॉल को अपनी विभीषिका में ले लिया हो। परंतु ट्रंप यहां भी नहीं रुके। लगभग 1 घंटे के अपने भाषण में उन्होंने अमेरिका की आर्थिक उन्नति के बड्ढे बड्ढे आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बढ़ती जीडीपी, विशाल निवेश और रोजगार के अवसरों का गुणगान किया, किंतु उनका मुख्य प्रहार यूरोप और नाटो संगठन पर था। ट्रंप ने बेबाकी से कहा कि नाटो अब एकतरफा लाभ वाला संगठन बनकर रह गया है। अमेरिका सदैव सबकी रक्षा हेतु तत्पर रहता है, परंतु आवश्यकता पर डीडीएचने पर क्या अन्य राष्ट्र अमेरिका के साथ खड़ीडीडीए होंगे, इस पर उन्हें संशय है। उन्होंने नाटो को धन का अपव्यय तक करार दे दिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यूरोप अब अपनी मूल पहचान खोता जा रहा है। हरित ऊर्जा और आप्रवासन नीतियों की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन निर्णयों ने यूरोप के वास्तविक स्वरूप को जर्जर कर दिया है। उनका संकेत अत्यंत स्पष्ट था। अमेरिका ने भूतकाल में यूरोप को महाविनाश से बचाया था, परंतु आज यूरोप उस उपकार को विस्मृत कर चुका है। यह वक्तव्य यूरोप हेतु एक प्रत्यक्ष चुनौती थी और पुनः बात ग्रीनलैंड पर आ टिकी। ट्रंप ने उसे केवल बर्फ का एक ढेला कह दिया, किंतु साथ ही यह भी जोड़ दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति इसकी सुरक्षा नहीं कर सकती। आश्चर्य की बात यह थी कि अपने संबोधन के दौरान वे कई बार ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य भ्रमित भी हुए, परंतु उनका संदेश बहुत प्रभावशाली था। तत्काल संवाद करो और हमारी शर्तें स्वीकार करो। यह डेनमार्क और नाटो के मित्र राष्ट्रों के लिए एक खुली चेतावनी थी। दावोस की वह संध्या यूरोपीय नेताओं के लिए अत्यंत कष्टकारी रही। तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किंतु अगली प्रातः परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। यूरोप ने संकल्प कर लिया कि वह इस अपमान को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। मित्रों, दावोस की उस रात्रि के पश्चात यूरोप ने यह निश्चय किया कि अब केवल शब्दों से नहीं वरन ठोस आचरण से उत्तर दिया जाएगा। अगली सुबह जब विश्व आर्थिक मंच की सभा पुनः प्रारंभ हुई तो वहां का वातावरण बिल्कुल भिन्न था। इस बार यूरोपीय प्रतिनिधियों के मुख पर संकोच के स्थान पर स्पष्ट आत्मविश्वास परिलक्षित हो रहा था। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन ने कमान संभाली। उनके वचनों में उत्तेजना नहीं थी, किंतु प्रत्येक वाक्य में दृढ़ता का अनुभव हो रहा था। उन्होंने उद्घोष किया कि यूरोप किसी भी बाह्य दबाव के समक्ष अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करेगा। ग्रीनलैंड को लेकर दी जाने वाली किसी भी धमकी या अनुचित दबाव को कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के शासकीय अधिकारियों ने भी परोक्ष रूप से अमेरिका पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी राष्ट्राध्यक्ष को अपने ही मित्र देशों के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन की बात करनी पड़े तो यह प्रमाणित करता है कि परिस्थितियां कितनी विकट हो चुकी हैं। यह वक्तव्य अपने आप में बहुत गंभीर था। अब यह प्रमाणित हो चुका था कि अमेरिका और यूरोप के मध्य केवल कड़ेचवाहट नहीं है, अपितु एक गहरी खाई बन चुकी है। जिस गठबंधन को कभी विश्व की सर्वाधिक सशक्त साझेदारी माना जाता था, वही अब पारस्परिक संदेह का केंद्र बन रहा था। यहीं पर एक प्राचीन लोकोक्ति चरितार्थ होती है कि जब दो विशाल पर्वत आपस में टकराते हैं तो उनके मध्य एक नवीन घाटी का जन्म होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही घटित होता प्रतीत हो रहा था। अमेरिका और यूरोप की इस भिद्दंत के मध्य संसार की दृष्टि अब एक तीसरे मार्ग की ओर मुद्दने लगी और वह विकल्प हमारा भारत था। वर्तमान समय की भू राजनीति पूर्णतः रूपांतरित हो चुकी है। एक युग वह था जब राष्ट्र किसी न किसी गुट के अनुयायी बनकर चलते थे, किंतु आज की स्थिति भिन्न है। यदि किसी वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत का स्थान रिक्त हो तो मान लीजिए कि वह चर्चा अपूर्ण है।
चाहे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बात हो, उन्नत तकनीक का प्रश्न हो अथवा चीन जैसी महाशक्ति को संतुलित करने का कार्य, भारत अब केवल एक विकल्प मात्र नहीं रह गया है। भारत अब विश्व की अपरिहार्य आवश्यकता बन चुका है। यूरोप भी इस यथार्थ को स्वीकार करने लगा है। अमेरिका से बढ़ती दूरियों के मध्य यूरोप को एक विश्वसनीय और संतुलित सहभागी की खोज है और इस मानदंड पर भारत पूरी तरह खरा उतरता है। इसी बदलते परिदृश्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण दावोस में ही दृष्टिगोचर हुआ। सभा सजी हुई थी, प्रसारण यंत्र सक्रिय थे और विश्व की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी थीं। ट्रंप ने अपनी चिरपरिचित शैली में संवाद प्रारंभ किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पुनः वेग पकड़ DDH रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रित है, विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है और अमेरिका अब पुनः बढ़े समझौते करने के लिए तत्पर है। उन्होंने ग्रीनलैंड से लेकर यूरोपीय संघ तक के सभी विवादित विषयों पर अपनी बात रखी, किंतु इस संबोधन में भी एक अप्रत्याशित मुद्दा शेष था। भाषण के समापन के पश्चात असली नाटकीय घटना घटी। जैसे ही ट्रंप मंच से प्रस्थान कर रहे थे, उनसे एक विशेष प्रश्न पूछा गया। प्रश्न भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण से संबंधित था। बस इसी क्षण ट्रंप ने वह बात कह दी जिसने समूचे विश्व आर्थिक मंच का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्रंप ने बिना किसी संकोच के उद्घोष किया कि वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अत्यधिक सम्मान करते हैं। उन्होंने मोदी को एक विलक्षण व्यक्तित्व और अपना अत्यंत आत्मीय मित्र बताया। दावोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह वक्तव्य अपने आप में एक बहुत बड़ी सुर्खी बन गया। विचार कीजिए, एक ओर यूरोप के साथ खुला संघर्ष और दूसरी ओर भारत के प्रति ऐसा अगाध प्रेम व प्रशंसा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि अमेरिका भी भारत की महत्ता को अनदेखा नहीं कर सकता। अब इस गाथा का अगला अध्याय और भी रोचक है। जिस नाटो संगठन पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ी डीढ़े करते रहे, उसी नाटो का एक अत्यंत सशक्त सदस्य राष्ट्र भारत के साथ एक वृहद रक्षा साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहां उल्लेख हो रहा है स्पेन का। एक ओर ट्रंप नाटो को एक बोझ करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसी नाटो का एक प्रमुख स्तंभ भारत के साथ विश्वास की नई गाथा लिख रहा है। स्पेन का भारत के प्रति यह रुझान कोई आकस्मिक घटना नहीं है। भारत और स्पेन के मध्य राजनयिक संबंध लगभग 7 दशकों पुराने हैं। यह केवल कागजी मैत्री नहीं, अपितु समय की कसौटी पर परखा गया विश्वास है। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक यूरोपीय और नाटो सदस्य राष्ट्र अपनी महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक भारत के साथ साझा करने को तत्पर है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। भारत की विदेश नीति सदैव स्पष्ट रही है। हम किसी की भूमि हडचपने में नहीं, बल्कि समावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। हम किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा बने बिना सबके साथ मित्रता का निर्वाह करते हैं और संभवतः यही कारण है कि संसार आज भारत पर भरोसा जता रहा है। इसी विश्वास का ज्वलंत उदाहरण टाटा और एयरबस के मध्य हुई ऐतिहासिक साझेदारी है। यह समझौता भारत को केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि आकाश में भी अजेय बना रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में सूचित किया कि वर्ष 2026 भारत और स्पेन के संबंधों हेतु एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। दोनों राष्ट्र अपनी राजनयिक मित्रता के 70 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, 2026 को भारत और स्पेन ने संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का साझा वर्ष घोषित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि यह संबंध केवल रक्षा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का AI मॉडल मानव कल्याण हेतु समर्पित होगा और इसका उपयोग पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किया जाएगा। यही प्रगतिशील विचारधारा स्पेन को भी अत्यंत प्रभावित कर रही है। भारत और स्पेन के बीच व्यापारिक लेन देन अब $8 अरब की सीमा को पार कर गया है। आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में स्पेनिश कंपनियां भारत में अत्यंत द्रुत गति से कार्य कर रही हैं। अब उस विशेष प्रकरण पर आते हैं जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने जिस निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था, वही अब भारत की सैन्य सामर्थ्य का मुख्य केंद्र बन रही है। इस कारखाने से सितंबर 2026 के पूर्व प्रथम मेड इन इंडिया C-295 विमान बनकर तैयार होगा। यह वायुयान भारतीय वायुसेना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। C-295 एक अत्यंत आधुनिक सैन्य परिवहन विमान है। यह भारतीय वायुसेना के पुरातन एवरो विमानों का स्थान लेगा। इस बड़े समझौते के अंतर्गत 16 विमान सीधे स्पेन से निर्मित होकर आएंगे, जबकि शेष 40 विमानों का पूर्ण निर्माण भारत की धरती पर होगा।
इन विमानों का निर्माण टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा वडोदरा में किया जा रहा है। यहां 18,000 से अधिक कलपुर्जों को संयोजित किया जाएगा। यह भारत हेतु एक युगांतरकारी कदम है। यह इतिहास में प्रथम अवसर है जब भारत में कोई निजी संस्थान सैन्य विमान का निर्माण कर रहा है, और यह गौरवपूर्ण विश्वास किसी साधारण देश ने नहीं बल्कि नाटो के सदस्य स्पेन ने व्यक्त किया है। यह भारतीय कूटनीति की बुद्धिमत्ता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हम न तो किसी गुटबाजी में उलझे हैं और न ही किसी पर आश्रित हैं। हम अपनी शर्तों पर विश्व के साथ भागीदारी कर रहे हैं। यूरोप अब यह भली भांति समझ चुका है कि प्रत्येक विषय हेतु अमेरिका के निर्णयों पर निर्भर रहना संकटकारी हो सकता है, विशेषकर तब जब करों का बोझ और धमकियों की शैली मित्रता पर हावी होने लगे। ऐसी स्थिति में यूरोप को एक ऐसे सहभागी की आवश्यकता है जो स्थिर हो, विश्वसनीय हो और जो दबाव की राजनीति में विश्वास न रखता हो। यहीं से भारत का प्रभाव और अधिक सुदृढ़ होता है। भारत न तो किसी की क्षेत्रीय अखंडता पर कुदृष्टि डालता है और न ही किसी पर अपनी इच्छाएं थोपता है। भारत की ख्याति अब एक उत्तरदायी विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। यूरोपीय राष्ट्रों के लिए भारत इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यहाँ एक विशाल बाजार है, युवाओं की अपार ऊर्जा है और तकनीक के क्षेत्र में तीव्र प्रगति है। यही कारण है कि यूरोप अब भारत को केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि एक सामरिक साझेदार के रूप में देख रहा है। अब रक्षा के परिप्रेक्ष्य से विचार करें। जब नाटो के भीतर ही अंतर्विरोध उभर रहे हों, तब किसी ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ साझेदारी करना जो नाटो का सदस्य नहीं है किंतु अत्यंत सक्षम है, एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय माना जाता है। स्पेन ने इसी मार्ग का चयन किया। स्पेन ने भारत के साथ रक्षा तकनीक साझा करने का निश्चय करके एक सशक्त संदेश दिया है। यह केवल एक व्यापारिक लेन देन नहीं है, अपितु यह प्रगाढ़ विश्वास का परिचायक है। यह प्रदर्शित करता है कि भारत की साख कितनी ऊंची है। C-295 विमान का सौदा इसी भरोसे की आधारशिला पर टिका है। इन विमानों का भारत में निर्मित होना केवल उत्पादन का विषय नहीं है, अपितु इससे भारत के संपूर्ण रक्षा उद्योग को एक नवीन चेतना प्राप्त हो रही है। इस परियोजना से हजारों नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लघु और मध्यम उद्योगों को आपूर्ति श्रृंखला में सहभागिता मिलेगी। भारत अब केवल शस्त्रों का क्रय करने वाला देश नहीं बल्कि उनका सृजन करने वाला राष्ट्र बन रहा है, और यही तथ्य संसार को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अत्यंत वेग से अग्रसर है। इसी कारण महाशक्तियां अब भारत की उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकती। अब जरा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति का अवलोकन करें। एक तरफ यूरोप के साथ संबंधों में तनाव व्याप्त है, दूसरी ओर भारत जैसा महत्वपूर्ण राष्ट्र निरंतर सशक्त हो रहा है। अमेरिका हेतु यह एक प्रत्यक्ष संकेत है कि विश्व अब एक ध्रुवीय नहीं रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने अमेरिका को आंतरिक रूप से भले ही लाभ पहुंचाया हो, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में दूरियां अवश्य उत्पन्न कर दी हैं। यूरोप के साथ वर्तमान विवाद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ट्रंप द्वारा नाटो की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाना, ग्रीनलैंड पर अनुचित टिप्पणी करना और व्यापारिक शुल्कों की धमकियां देना, इन सभी कारकों ने यूरोप को आत्ममंथन हेतु विवश कर दिया है। क्या प्रत्येक स्थिति में अमेरिका का अनुसरण करना उचित है? यूरोप अब अपने नवीन विकल्पों की खोज कर रहा है और भारत उन विकल्पों में सर्वोच्च स्थान पर है। अब विषय केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत और यूरोप के मध्य घनिष्ठता बरछ रही है। विशेषकर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत ने 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, अपितु इस पर धरातल पर कार्य हो रहा है और इसमें स्पेन जैसे देशों की कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं। स्पेनिश संस्थान भारत में सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन जैसी परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं। इससे दोनों राष्ट्रों को लाभ हो रहा है। अब विचार कीजिए, एक ओर अमेरिका यूरोप पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, दूसरी ओर यूरोप भारत के साथ मिलकर भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा है। यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का परिणाम है। दावोस में ट्रंप के संबोधन और उसके पश्चात के घटनाक्रमों ने यह सुस्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक शक्ति का संतुलन परिवर्तित हो रहा है। पुरातन मित्र अब नवीन समीकरणों का निर्माण कर रहे हैं। भारत इस संपूर्ण परिदृश्य में सर्वाधिक संतुलित और परिपक्व खिलाड़ी बनकर उभरा है, न तो अत्यधिक आक्रामकता और न ही किसी के प्रति पूर्ण झुकाव। यही कारण है कि भारत की वाणी को वैश्विक स्तर पर महत्व दिया जा रहा है। भारत की विदेश नीति का यही सर्वश्रेष्ठ लाभ है। हम किसी के विरोध में नहीं
बल्कि अपने राष्ट्र के हित में निर्णय लेते हैं और विश्व इस सत्य को स्वीकार कर रहा है। अब जिज्ञासा यह है कि भविष्य में अमेरिका और यूरोप की यह खींचतान किस परिणति तक पहुंचेगी। क्या उनके संबंध पुनः पूर्ववत मधुर हो पाएंगे अथवा विश्व एक नवीन बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ चुका है? एक तथ्य तो प्रमाणित है कि इस परिवर्तनकारी दौर में भारत की भूमिका और भी व्यापक होने वाली है, चाहे वह सैन्य क्षेत्र हो, तकनीक हो या वैश्विक कूटनीति। यही कारण है कि भारत आज केवल सूचनाओं का विषय नहीं है, भारत आज वैश्विक निर्णयों का केंद्र बिंदु बन चुका है। साथियों, अब इस समूचे परिदृश्य को और अधिक सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका और यूरोप के मध्य की यह टकराहट केवल वर्तमान राजनीति का परिणाम नहीं है, इसके बीज वर्षों पूर्व बोए जा चुके थे। अंतर केवल इतना है कि अब वे अंकुरित होकर सार्वजनिक हो गए हैं। अमेरिका की अभिलाषा है कि संसार उसकी शर्तों और इच्छाओं के अनुरूप चले, वहीं यूरोप अब स्वयं को एक स्वायत्त और स्वतंत्र शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित देखना चाहता है। यही वैचारिक मतभेद इस विवाद की मुख्य जड्डी है। ग्रीनलैंड का विषय तो केवल एक निमित्त मात्र बन गया, वास्तविक संघर्ष तो प्रभुत्व और सम्मान का है। यूरोप को यह चिंता सताने लगी है कि यदि आज वह नतमस्तक हो गया तो भविष्य में और भी अधिक दबाव बनाया जाएगा। यही कारण है कि यूरोपीय संघ ने प्रथम बार इतनी दृढ़ नीति अपनाई है। व्यापारिक संधि को स्थगित करना कोई लघु निर्णय नहीं था, यह सीधे अमेरिका की वित्तीय और राजनीतिक व्यवस्था को ललकारने के समान था। अब विचार करें कि इस महान बिसात पर भारत कहां स्थित है। भारत न तो किसी को डराता है और न ही किसी पर अनुचित दबाव डालता है। भारत की वास्तविक शक्ति उसकी स्थिरता और विश्वसनीयता है। यही कारण है कि जब महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो भारत एक विश्वास पात्र नाम बनकर उभरता है। यूरोप के लिए भारत इसलिए अपरिहार्य है क्योंकि भारत संसार का विशालतम लोकतंत्र है। यहाँ नियम कानून पारदर्शी हैं, तंत्र सुदृढ़ है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि भारत दूरगामी दृष्टिकोण के साथ निर्णय लेता है। रक्षा क्षेत्र में होने वाला क्रांतिकारी परिवर्तन इसका सजीव प्रमाण है। पूर्व में भारत केवल आयातक राष्ट्र था, किंतु अब भारत अभिकल्पना, उत्पादन और निर्यात की ओर अग्रसर है। C-295 परियोजना केवल एक विमान के निर्माण की कथा नहीं है, यह भारत के सैन्य पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की आधारशिला है। इससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला सशक्त होगी, तकनीकी कौशल में वृद्धि होगी और सबसे बढ़कर राष्ट्र का आत्मविश्वास प्रबल होगा। स्पेन जैसे नाटो सदस्य का भारत पर अटूट विश्वास यह प्रमाणित करता है कि भारत अब नेपथ्य का खिलाड़ी नहीं रहा, भारत अब अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। अब जरा अमेरिकी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। अमेरिका भारत को एक मित्र के रूप में देखता है, किंतु वह यह भी भली भांति जानता है कि भारत पूर्णतः उसके नियंत्रण में कभी नहीं आएगा और यही विशिष्टता भारत को अतुलनीय बनाती है। ट्रंप द्वारा मोदी के प्रति दी गई प्रतिक्रिया इसी सत्य को उजागर करती है। यह केवल प्रशंसा नहीं थी, अपितु एक संदेश था कि अमेरिका भारत की अपरिहार्यता को स्वीकार करता है। यूरोप भी इसी यथार्थ को पहचान रहा है। अतः भारत और यूरोप के मध्य संवाद अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय भी इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। विशेष रूप से भारत का AI मॉडल वैश्विक चर्चा का केंद्र है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव के प्रतिस्थापन हेतु नहीं, अपितु मानव की सहायता हेतु विकसित की जाएगी। यही संतुलित और मानवतावादी सोच यूरोप को आकर्षित कर रही है। संसार अब दो ध्रुवों के मध्य बंधकर नहीं चल सकता। यह एक बहुध्रुवीय विश्व बन रहा है जहां प्रत्येक राष्ट्र अपना मार्ग स्वयं निर्धारित कर रहा है। इस नूतन विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका एक सेतु के समान है। भारत पश्चिम से भी जुड़ा है और ग्लोबल साउथ का भी नेतृत्व कर रहा है। यही सामर्थ्य भारत को विशिष्ट बनाता है। अब भविष्य और भी रोमांचक होने वाला है। अमेरिका और यूरोप का यह द्वंद्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके प्रभाव वैश्विक बाजारों, रक्षा समझौतों और तकनीकी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। इस संपूर्ण परिवर्तन में भारत केवल एक तटस्थ दर्शक नहीं रहेगा, भारत निर्णयों की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनेगा। भारत नियम निर्धारित करने वाली मुख्य मेज पर विराजमान होगा। यही कारण है कि वर्तमान में यदि किसी भी वैश्विक मंत्रणा में भारत उपस्थित नहीं है तो वह सभा अपूर्ण और अर्थहीन मानी जाती है।